today we have CA Aman Jha with us, and Aman Jha is working as a manager in a Big Four. We will not tell the name of the Big Four, obviously. If you want to know about him, you can go to his LinkedIn profile and you can check it everything. Okay. So आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बिग फोर में कैसे एंट्री करते हैं, या आप लोगों का जो क्वेश्चन आया था जितना भी हमारे पास में, हम लोग उस सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे जो भी आर्टिकलशिप होता है वो कैसे करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, सेमी क्वालिफाइड है तो ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बीकॉम क्वालिफाइड या एमबीए क्वालिफाइड है उनके लिए क्या स्कोप है इसमें, ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक बेसिक डिस्कस करते हैं अमन जी से कि उनका एक बार करियर के बारे में। अमन जी वेलकम हमारे इंटरव्यू में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थैंक यू अपने प्रफुल्ल। अपने बारे में थोड़ा बताइए। या तो ये थैंक यू प्रफुल्ल फर्स्ट इनवाइटिंग इन दिस शो एंड अभी अपने ट्राई करते हैं सारा अपना जितना ज्यादा डिस्कशन है वो हिंदी में रखने के लिए, ताकि मेजर स्टूडेंट तक रीच आउट कर पाए, स्पेशली जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं सीए एंड अदर कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज। सो मेरा जो कैरियर है, सो आई हैव कंप्लीटेड टिल 12th तक हमने सीबीएसई से मैंने कंप्लीट करी है, जेएनबी से। सो नवोदया से क्या है, इट्स फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेस्ड स्कूल, जहां आपको क्लास 5th में एक टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो अपने एक कोई सेशन रखेंगे जहां पे मैं आई विल टेल यू अबाउट द जेएनबी डिटेल्स, कि वो कितने, इफ यू आर टैलेंटेड एंड फाइनेंशियली वीक तो वहां पे कैसे जाया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास 12th आई मूव टू कोलकाता और हमें एडमिशन मिली वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन कोलकाता, दैट्स गोएनका। वहां से हमने ग्रेजुएशन करी और in mid of after 12th also started the CA and clear all the attempts, all the part of the CA foundation से लेके final तक in the first attempt। and then जो हमारा आर्टिकलशिप इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, so that's I joined one of the not big four but just below the big four, that DV Desai and हरिभक्ति ग्रुप in audit domain। वहाँ पे 3 साल पूरी ऑडिट में कंप्लीट करने के बाद then I moved to the India practice audit which is in the one of the top 10 firms, it's Majars। और Majars के बाद then I switched to the big four, then one of the big four, and then in big four I am currently joining another big four also, part of another big four as a manager। so this is the throughout and I have only 4 year of experience now। 2020 में मैंने सीए क्वालिफाई करी थी एंड 2024 में अपने हैं अभी, तो 4 साल 4 years प्लस का एक्सपीरियंस है मेरे पास अभी। and luckily I got the manager positions in the big four now, so that's the overall career। Okay. मैं आपको बता दूं अमन जी और मैं वैसे दोस्त भी हैं, एंड अमन जी और मैं एक दूसरे को जानते हैं, लास्ट 6 सालों से जानते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में, देखते हैं जो आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चंस हम लोगों से। तो अमन जी क्वेश्चंस पे आते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा है मोहम्मद अबरार अंसारी ने, हाउ टू अप्लाई इन बिग फोर एंड व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। हमारे पास जो ऑडियंस है ये हर लेवल के हैं, बेसिकली बीकॉम क्वालिफाइड भी हैं, एमबीए भी हैं, सीए इंटर क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है ना, क्वालिफाइड भी हैं। तो आप बताइए इसके बारे में। तो पहले अपने डिस्कशन करते हैं सीए के बारे में, कि सीए क्वालिफाइड अगर आप हैं और या फिर सीए इंटर हैं तो इंटर्नशिप के लिए अपने, तो अपने स्टेप वाइज कवर करते हैं। कई बार सेमी क्वालिफाइड भी होता है ना, ज्वाइन करते हैं बहुत लोग, सेमी क्वालिफाइड भी ज्वाइन करते हैं, तो ये सारा आप कवर कीजिए एक बार। या बिल्कुल। तो जो फर्स्ट है, सो विल टेक कि सीए इंटर होने के बाद आप बिग फोर में एज एन इंटर्न्स कैसे अप्लाई करोगे आर्टिकलशिप के लिए। तो आज के टाइम में, पहले के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट था टू गेटिंग इंटर्नशिप इन द बिग फोर इंडिया प्रैक्टिस। जब आप आईपीसीसी बोथ ग्रुप क्लियर तो मैंडेटरी है आज के टाइम में, लेकिन अभी अटेम्प्ट उतना मैंडेटरी नहीं है। पहले था कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को ही लेते हैं, बट नाउ द अटेम्प्ट इज नॉट मैंडेटरी, ऑल्दो रेफरेंस थोड़ा बहुत वर्क करता है। But even though if you are clear your IPCC in second, third attempt, and having the good theoretical knowledge, जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियास से रिलेटेड चीजें हैं। इंडियास हालांकि आईपीसीसी में उतना डेप्थ में है नहीं, एएस ही है। और टैक्स रिलेटेड नॉलेज अगर आपके पास अच्छा है तो आप बिग फोर में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो पोर्टल के थ्रू। एंड जस्ट वांटेड टू वन थिंग कि बी एक्टिव ऑन द लिंक्डइन। जब आप आईपीसीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लिंक्डइन में अप्लाई एक्टिव रहो एंड यू विल गेट द एचआर वैकेंसी डिटेल। एचआर वहां पे वैकेंसी पोस्ट करते रहते हैं, बिग फोर के पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हो। और अगर आप किसी को जानते हो जो बिग फोर में काम कर रहा है तो वहां से रेफर करवा सकते हो। तो दैट्स 3 स्टेज है जहाँ पे एज एन इंटर्नशिप के लिए अपने कर सकते हैं। अब आते हैं सीए सेमी क्वालिफाइड।
तो प्रफुल्ल अभी के टाइम में क्या है, बिग फोर का 2 सेटअप है, बिग फोर ही नहीं, जितना भी टॉप 10 फर्म है सब सारे के 2 सेटअप है, एक जो कि इंडिया प्रैक्टिस है और दूसरे जो कि ग्लोबल प्रैक्टिस है। तो जब आप इंडिया प्रैक्टिस एंड ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए सेमी क्वालिफाइड के अपॉर्चुनिटी देखते हो, तो सेमी क्वालिफाइड के अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा जो इंडिया प्रैक्टिस में है वो है इंटरनल ऑडिट में, दे आर रिस्क एंड एडवाइजरी टीम में, और वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है इन कंपेरिजन टू स्टैट ऑडिट, बिकॉज स्टैट ऑडिट में आपको क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे प्रेफरेंस कम मिलते हैं। और बट इंटरनल ऑडिट में, चूंकि इंटरनल ऑडिट में आप देखोगे एमबीए भी ज्वाइन कर रहा है, इंटरनल ऑडिट वाला सेगमेंट जो रिस्क एडवाइजरी में है उसमें अदर कंसल्टेंट भी ज्वाइन कर रहा है। अगर अपने कोई कोर इंजीनियरिंग क्लाइंट ले रहे हैं तो वहां पे कुछ बीटेक एंड एमबीए प्रोफाइल भी ज्वाइन करते हैं। तो रिस्क एडवाइजरी में एनालिस्ट का रोल जो है, एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, दैट काइंड ऑफ रोल इज प्रोवाइडेड टू सेमी क्वालिफाइड एंड इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आप बिग फोर में इंटरनल ऑडिट में कर सकते हो एंड गोइंग थ्रू आप वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर टैक्सेशन में इफ यू हैव ए गुड टैक्स नॉलेज और आप सीएस सेमी क्वालिफाइड हो, उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि टैक्स में थोड़ा दिन कंटिन्यू करे, तो देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। तो स्टैट ऑडिट में आपके पास एज ए सेमी क्वालिफाइड कम अपॉर्चुनिटी रहता है, बट इंटरनल ऑडिट एंड अदर सेगमेंट में यू हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो इन ग्लोबल प्रैक्टिस जो कि बेसिकली ऑफशोरिंग प्रैक्टिस रहता है, यू विल गेट द रोल इन द इनिशियल लेवल, आपको रोल मिलेगा टैक्सेशंस में, ऑडिट में भी, ऑडिट एंड अश्योरेंस में भी रोल मिलते हैं स्टाफ लेवल पे फॉर ए सीएस सेमी क्वालिफाइड और बीकॉम एंड एमकॉम, बट द ग्रोथ पर्सपेक्टिव इज नॉट मच इन ऑडिट अगर आपके पास सीए या सीपीए का डिग्री नहीं है। तो आई प्रेफर कि दैट पर्सन हु इज सेमी क्वालिफाइड एंड हु लेफ्ट द सीए, it's better to go with the Yes. CA, go with the internal audit and pursue other things like CISA and other thing related. तो internal audit उसके लिए safe option है। मोहन जी एक बात बताइए, इसमें तो जो क्वालिफाई करके आते हैं ठीक है, वो तो उनका तो मैं समझ में आ गया, मतलब ठीक है वो ग्रो कर सकते हैं, बट जो सेमी क्वालिफाइड यहाँ आते हैं तो उनको जो एडिशनल कोर्स करना चाहिए ताकि उनको ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो सीपीए विल बी द राइट ऑप्शन, और मतलब व्हाट, या हाँ, तो मतलब ग्लोबल अभी के लिए बताइए इंडिया, और इंडियन प्रैक्टिस के लिए भी बताइए, दोनों के लिए बताइए। तो इंडिया प्रैक्टिस में तो इफ यू आस्क मी टॉप 10 फॉर्म परस्पेक्टिव, तो सेमी क्वालिफाइड के लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी भी और इन टर्म्स ऑफ कैरियर भी। कमिंग टू ग्लोबल, आज के टाइम में क्या है, every firms, so in my knowledge around, apart from top 10, there are 42 CPA firms of the US जो जिसका ऑफशोर ऑफिस है या फिर उसका जो है सैटेलाइट ऑफिस है इंडिया में, जहां से वो ऑफशोरिंग वर्क करते हैं, एंड देयर इज अ मच टेक्निकल वर्क इज नाउ इन द ऑफशोरिंग। बिग फोर में तो है ही, उसके अलावा भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि एंड टू एंड ऑडिट अपने इंडिया से करें, सो ऑडिट इज नाउ द न्यू आईटी। जैसे आईटी में अपनी सारी कंपनी ऑफशोरिंग करती है और सारा प्रोजेक्ट यहाँ से हैंडल होते हैं, चाहे आप कोई भी कंपनी ले लो, कॉग्निजेंट, एसेंचर, टीसीएस, सेम नाउ इट्स हैपनिंग नाउ इन द ऑडिट। तो आपको सीपीए करने के लिए क्या होता है, क्रेडिट पॉइंट चाहिए होते हैं। जो भी सीए सेमी क्वालिफाइड है, आई प्रीफर्ड कि आप एमकॉम तो बिल्कुल करो, क्योंकि अगर आपका एमकॉम नहीं रहेगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन द सीपीए। तो आपके ग्रेजुएशन या सीए चाहिए या एमकॉम चाहिए या कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चाहिए, आइदर एमकॉम, एमबीए और एनीथिंग। सो वी नीड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इवन टू अप्लाइंग फॉर सीपीए एग्जाम। तो वो आप कर सकते हो। एसीसीए का पेपर अल्टरनेट में कर सकते हो, सीपीए एंड एसीसीए। एसीसीए में थोड़े ज्यादा पेपर्स होते हैं, सीपीए में 4 पेपर होते हैं। तो देयर आर मल्टीपल अदर कोर्सेज जहाँ पे एग्जाम्शन आपको वगैरह करना मिलता चाहिए। है क्या, अगर एमकॉम करके अगर आता है तो कुछ एग्जाम्शन मिलता है ऐसा? नहीं, एग्जाम सीपीए में आप सीए भी हो तो भी एग्जाम्शन नहीं मिलता है। एसीसीए में एग्जाम्शन मिलता है, बट दैट्स आफ्टर सीए। आफ्टर सीए आपको 9 to 10 पेपर्स में ऑलमोस्ट एग्जाम्शन मिलता है एसीसीए में। सीपीए में देयर इज नो एग्जाम्शन। तो वो कैरियर अपॉर्चुनिटी वो कर सकते हैं। दूसरा है, अगर कोई मान लो सीए सेमी क्वालिफाइड है एंड वांट टू परस्यू इन ग्लोबल टैक्सेशन, तो एक टैक्स एनरोलमेंट एजेंट का कोर्स आता है, सो वो कोर्स करके आप अप्लाई कर सकते हो। बट आई स्टिल प्रीफर कि आप एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट तो करो, इवन दो अगर आप सीए क्वालिफाई नहीं किए हो, दैट्स ऑन फर्स्ट डिवीजन। तो बेसिकली अगर इंडिया प्रैक्टिस के लिए अगर जाना है किसी को, तो वो सीए के साथ मतलब क्या, जो सीए छोड़ चुके हैं मान लीजिए ड्रॉप आउट है, तो वो क्या करे फिर वो आगे बढ़ने के लिए?
I'll अगर उनका प्लान है कि आगे भी सीए नहीं करना है और उनको इंडिया में रहना है, तो जो अपना अकाउंटिंग का जॉब इंडस्ट्री में है, एक तो वो ऑप्शन है उनके पास। जो बिग 4 और टॉप 10 फर्म में है तो बेटर टू गो विद द रिक्स एडवाइजरी सर्विस। जो बिग 4 का रिक्स एडवाइजरी सर, वहाँ हाँ वहाँ पे रिक्स फिर एडवाइजरी, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या फिर ये सीए का चक्कर नहीं आएगा कि सीए क्वालिफिकेशन होना जरूरी ग्रोथ के लिए? हाँ नहीं, वहां पे अगर आप सीए नहीं भी हो और हम्म, काम अच्छा है आपका, ऑफ कोर्स हम्म, सीए तो क्रेडेंशियल तो मैटर करता है, तो आप एमबीए भी हम्म, करके उसको कंपनसेट कर सकते हो वहां पे, कि साथ में आपने एमबीए कर लिया, एमबीए फाइनेंस कर लिया, कुछ सीसा वगैरह इंटरनल ऑडिट से सर्टिफिकेशन कोर्स रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट कर लिया, तो कंपनसेट हो जाएगा। बट स्टैट ऑडिट में क्या होता है प्रफुल, कि वहां पे सीए चाहिए, क्योंकि स्टैट ऑडिट अपने इंडिया में कौन कर सकते हैं, ओनली सीए सीए कर हैज सकते हैं। एलिजिबिलिटी टू साइन द फॉर्म। तो आप हम्म। ऊपर लेवल पे ग्रो कभी नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास क्रेडेंशियल नहीं है, तो वो इशूज आता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा आपने या आंसर दिया इसके बारे में। एंड आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक पूछा गया है, एज एन एवरेज पर्सन व्हाट वुड बी सैलरी आफ्टर 10 इयर्स इन पीएसयू वर्सेस प्राइवेट? इसको डिस्कस करेंगे बाद में। हाउ टू एंटर इनटू हम्म। मैनेजर लेवल बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस 13 इयर्स। अच्छा ये बताइए इसमें कि क्या बिग फोर में सीए सीएमए को डिफरेंस करके देखा जाता है, या मतलब कैसा है इसमें? मतलब दोनों को हाँ तो मैं बराबर देखा जाता है? नहीं, तो बिग 4 का केस क्या है, सो बिग 4 बिग 4 का जितना भी क्लाइंट प्रोफाइल है और जो भी है, जो ऑडिटिंग रिलेटेड प्रोफाइल है, या तो उसमें आपको सीए का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि ओके। बिग 4 की क्लाइंट ना, जब आप क्लाइंट पे जाते हो तो दे नीड द पर्सन हु इज वर्किंग, उसका क्रेडेंशियल क्या है, तो ओके। समटाइम्स बिग 4 को वो शेयर करना पड़ता है क्लाइंट के साथ। ओके। तो सेम तो नहीं है, सीएमए हैज ऑलमोस्ट नो ऑप्शंस, और ऑप्शंस जो अवेलेबल है बीकॉम के लिए बिग 4 में, वही बीकॉम एमकॉम के लिए, वही सीएमए के लिए भी ऑप्शंस है। तो आपके सीएमए को तो क्रेडेंशियल आज के टाइम में अभी तक तो बिग 4 नहीं मानता है, ऑडिट में तो बिल्कुल ही नहीं मानता है। तो सीएमए वालों के लिए बिग 4 मेरे हिसाब से प्रेफर्ड जगह नहीं है ग्रोथ परस्पेक्टिव से। आ सकते हैं वो, अगर सीए सीएमए दोनों है, या सीएमए होने के बाद सीपीए कर लेते हैं या कुछ और कोर्स कर लेते हैं, बट ऑडिट फील्ड में तो फिर सीएमए वो अगर है ग्रोथ नहीं उनका, है, अगर तो ऑडिट फील्ड में नहीं कर सकते फिर वो। ठीक है। और ग्रो नहीं कर सकते हैं, आपका वो रिस्क क्रेडेंशियल एडवाइजरी वगैरह कंसिडर में, नहीं होगा। रिस्क एडवाइजरी वगैरह में तो वहां तो कर सकते हैं, या वहां भी नहीं हाँ, कर सकते मत हैं? रिक्स, जहाँ पे स्टेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है सीए का, वहां तो ओके। कोई भी ग्रो कर सकता है। ओके। तो सीए क्या हो गया है ना, सीए इट्स काइंड ऑफ मस्ट पॉपुलर डिग्री हो गया। सो अगर आप देखोगे बहुत जगह वैकेंसी आती है सीए एंड सीपीए, सीए एंड सीएमए, तो सीए इज कॉमन पॉपुलर डिग्री हो गया है अब। तो ओके। पीएसयू तो बेटर ऑप्शन है सीएमए के लिए, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कॉस्टिंग का ज्यादा वेटेज है, वो ऑर्गेनाइजेशन एनी टाइम बेटर देन है बिग 4। बिग 4 में आपको पार्टनरशिप रोल कभी नहीं मिलेगा सीएमए की डिग्री पे, बिग 4 में आपको कभी भी अपर लेवल प्रमोशन नहीं मिलेगा। यू विल गेट द इनिशियल स्टाफ हाँ लेवल मैंने जॉब, देखा है पैकेज, बट मैंने देखा है कि मेरे एक फ्रेंड और भी काम कर रहा है यहाँ ईवाई में, काम कर रहा है गुड़गांव में। बट पैकेज का भी मैंने काफी डिफरेंस देखा है, सीए क्वालिफाइड का पैकेज और सीएमए का पैकेज, मतलब बहुत ज्यादा इट इज इक्विवेलेंट टू बीकॉम या एमकॉम के बराबर देते हैं वो। एग्जैक्टली, तो वो तो सेम इससे ही बेटर रहता है है कि जो बीटेक होता है। इससे बेटर है कि सीएमए अगर किसी ने क्वालिफाई किया तो उसको बिग फोर में जाना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज ग्रोथ नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो वो कोई फायदा नहीं मैन्युफैक्चरिंग है में या बिग किसी 4। और इंडस्ट्री में जाए जहाँ पे उनको ग्रोथ मिले, ज्यादा अच्छा करना मतलब वही ज्यादा सही रहेगा। क्या? यस, तो सीएमए के लिए एनी टाइम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे कॉस्टिंग बजटिंग का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, सामन जी एक यहाँ बात पे बताइए कि प्राइसिंग अगर एंड किसी कॉस्टिंग। का एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिट में एंड वो चाहता है कि बिग फोर में आकर के सीखना, क्या ये पॉसिबल है? क्या उसको बिग फोर हायर करता है उसके लिए इस टाइप से कुछ होता है क्या? एक्सपीरियंस लेवल पे अगर ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए किसी ने छोटे फर्म से एक, क्वालिफाई किया, मान लीजिए किसी ने छोटे फर्म से, काफी छोटे फर्म से आर्टिकलशिप किया अपना, उसके बाद मतलब चाह रहा है बिग फोर में काम सीखे अच्छे से, क्या बिग फोर उसको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट करेगी, इंटरव्यू लेगी उसकी और सिलेक्शन करेगी उसकी? हाँ आज के टाइम में क्या है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है प्रफुल, तो इवन अगर वो फ्रेशर सी है हम्म। एंड छोटे फर्म से क्वालिफाइड है, इवन 1-2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो बहुत इजी है आज के टाइम में बिग 4 में एंट्री करना एज ए फ्रेशर, उतना टफ नहीं है। हाँ लेकिन उनका भले वर्किंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो, बट दे हम्म। नीड जो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, अगर वो ऑडिट में आना चाहते हैं, स्पेशली ऑन द स्टैट ऑडिट पार्ट, जो एफआर रिलेटेड पेपर है सीए फाइनल का, दे नीड वेरी गुड कमांड ऑन दिस।
एवरी इंडियाज और एवरीथिंग जो टेक्निकली साउंड होता है ना, जो रियल टेक्निकली साउंड होता है कि हाउ टू यू अप, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, तो अगर वो उनका क्लियर है तो दे कैन लैंड फ्रेशर अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर वो कहीं भी काम किया है क्वालिफाई करने के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता कि बिग फोर में एंट्री लेवल जॉब में दिक्कत है, चाहे कितने भी छोटे फर्म से क्यों, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपको सीटीसी के बारे में बताइए कि अगर कोई सेमी क्वालिफाइड है तो उसको क्या सीटीसी मिलता है, कोई बीकॉम क्वालिफाइड होकर ज्वाइन करता है क्या पोस्ट हो क्या सीटीसी मिलता है, ये एमबीए में या एमकॉम में क्या मिलता है, और क्वालिफाई में कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाता है। तो पहले अपने बीकॉम और एमकॉम बेसिस पे करते हैं। तो जो ये बीकॉम और एमकॉम बेसिस को बिग फोर हायर करती है, तो वो चाहे बिग फोर इंडिया में ज्वाइन करे या बिग फोर ग्लोबल में, मोटा मोटी पैकेज सेम ही रहता है, 1-1.5 लाख का डिफरेंस होगा। तो देयर पैकेज इज स्टैंडर्ड इज रेंजिंग फ्रॉम, आप ले लो 4 लाख से लेके 5.5 तक, 4 to 5.5 स्टार्टिंग पैकेज होता है। डिपेंड्स आपका कॉलेज कौन सा है, लाइक कोई जेवियर्स का है, गोयनका है, तो थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, कोई दूसरा जगह से है तो थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, कोई एसआरसीसी से है तो दे हैव एंड डिफरेंट, बिग फोर थोड़ा डिफरेंट रेंज है, बट रेंज यही है 4 to 5.5। तो ये आपका सबका ही पैकेज है, बीकॉम एमकॉम सीए सेमी क्वालिफाइड, उनका यही रेंज का स्टार्टिंग पैकेज रहता है। कमिंग टू द सीए क्वालिफाइड फ्रेशर है, अगर आपकी आर्टिकलशिप टॉप 10 फर्म से हुई है तो आपको इंडिया प्रैक्टिस में जो पैकेज मिलेंगे वो 9 आज के टाइम में 8.5 to 10 के रेंज में मिलता है, 8 to 10 के रेंज में डिफरेंट बिग आप फोर सीटीसी का। बता रहे हैं, सीटीसी बता रहे हैं आप, सीटीसी बता रहे हैं, मतलब और फिक्स अगर सीटीसी बता रहे हैं, फिक्स आई एम सीटीसी टेलिंग बता द रहे हैं फिक्स वन, आप। फिक्स सीटीसी। इसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस वगैरह रहता है, तो 8 to 10 के बीच में रेंज करता है। ग्लोबल में भी ऑलमोस्ट फ्रेशर लेवल पे सेम ही पैकेज है, एक आध लाख का डिफरेंस है। लाइक अगर इंडिया में 8 to 10 का रेंज है तो आप ग्लोबल में 9 to 11, 9 to 12 का रेंज रख लो। ये है, साथ में ज्वाइनिंग बोनस और परफॉर्मेंस बोनस भी बिग फोर में अच्छा रहता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। अगर आपका ये रहता है ओवर द टाइम जो है आपका रेटिंग एंड एवरीथिंग सही रहता है। दूसरा आता है कि ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है। तो सीए के लिए तो देयर इज नो लिमिट ऑफ ग्रोथ, बहुत ग्रोथ है बिग फोर में। आप जितना अच्छा काम करोगे, जितना अच्छा क्लाइंट पोर्टफोलियो आपको मिलेगा और जितने अच्छे रिलेशंस आपके होंगे, तो उतने स्पीडी ग्रो करोगे। एंड पैकेज भी काफ़ी अच्छा है आफ्टर कमिंग ऑल टॉप 10 फर्म्स ये। तो अगर आपका ज्वाइनिंग होगा एसोसिएट लेवल पे वंस यू क्वालिफाइड द सीए, देन 2-3 years बाद, अगर आप नॉर्मल रेशियो से चलोगे तो 2-3 years बाद यू विल गेट, तो 2 years बाद सीनियर एसोसिएट, देन एएम, देन मैनेजर। तो ये पूरा रहता है, सबका प्रमोशन साइकिल अलग रहता है, डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। तो इस बेसिस पे सीटीसी भी काफी अच्छा, मतलब अगर मैं एज ए सीनियर लेवल पे बोलूं, सीनियर एसोसिएट लेवल पे या फिर एएम लेवल पे जो पैकेज रहते हैं, दैट्स रेंजिंग बिटवीन इन बिटवीन टू 15 to 20 के रेंज में। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, रेटिंग अच्छा है, तो 15 to 20 के बीच में रेंज करते हैं। अगर आप उससे ऊपर जाते हो मैनेजर पोजीशन पे एंड एवरीवन, देन इट्स रेंजिंग बिटवीन 20 to 30। मैं इतना बड़ा रेंज ले रहा हूँ ताकि इसमें बिग फोर का, ग्लोबल बिग फोर का, इंडिया प्रैक्टिस सारे कवर अप है, तो ये रेंजेस रहता है। ऑफ कोर्स ग्लोबल में पैकेज थोड़े ज्यादा रहते हैं। इसके अंदर कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है बेसिकली। एग्जैक्टली जैसे आप ऐसे समझो कि किसी का एवरेज रेटिंग रहा है तो उसका एवरेज हाइक रहेगा हर एक ईयर, किसी का टॉप रेटिंग रहा है तो उसका टॉप हाइक इंक्रीमेंट रहेगा, तो उस पर डिपेंड करता है। बट सीए के लिए बहुत ग्रोथ है। अदर देन सीए प्रोफेशनल देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ। तो आपको कोई ना कोई क्रेडेंशियल तो करना पड़ेगा, आप जो भी करो, चाहे एमबीए करो, सीपीए करो, कुछ भी करो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। और क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मतलब डिफरेंट लेवल में इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होता है, और साथ में फिर कि मतलब बिग फोर में अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट को क्या क्या टेक्निकल स्किल होना चाहिए, जैसे एक्सेल आना चाहिए, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है या क्या क्या उसको आना चाहिए पहले, टेक्निकल स्किल की एक्सेल रिक्वायरमेंट। में एक्सेल में वेरी मच प्रोफिशेंट, बहुत अच्छे से प्रोफिशेंट होना चाहिए। एक्सेल, वर्ड, जो भी एमएस ऑफिस का टूल्स है, पीपीटी। पीपीटी में अगर आप रिस्क एडवाइजरी स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो योर पीपीटी इज टॉप नॉच। आज के टाइम में अगर आप टेबलू और ऑल्ट्रैक सीख लेते हो तो दैट्स, वो होता है ना केक वॉक ऑन डिजिटल टूल का बहुत यूज होता है बिग फोर में। तो एमएस ऑफिस में आपको एक्सेल, उसके शॉर्टकट्स, ये तो चाहिए ही चाहिए।
वो तो नॉन नेगोशिएबल है, पीपीटी भी चाहिए। सो इवन स्टैट ऑडिट में पीपीटी का कंपैरेटिवली कम यूज होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनल ऑडिट एंड रिस्क एडवाइजरी। वहां तो प्रेजेंटेशंस, पीपीटी रिपोर्ट्स का बहुत पावर बीआई रिक्वायरमेंट है। वगैरह, पावर बीआई, पावर बीआई हो गया आपको, ऑल्ट्रैक्स हो गया, टेबलू हो गया। हालांकि वो थ्रू आउट द कैरियर भी आप सीख सकते हो, बट एमएस ऑफिस का प्रोफेंसी तो दैट्स बेसिक रिक्वायरमेंट है टू गेट इनटू द वर्क। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप आ भी जाते हो, आपका हालांकि इंटरव्यू के टाइम में आपका एमएस ऑफिस का क्या प्रोफेंसी, ये टेस्ट नहीं होता है जनरली इन बिग फोर। वो इंटरव्यू के टाइम में टेस्ट नहीं होता है, वो माना जाता है कि आपको आता है। बट अगर आपको नहीं आता है, आप एक्सेल में उतना प्रोफिशिएंट नहीं हो, सब कुछ माउस के थ्रू कर रहे हो, यू डोंट नो इवन द प्रॉपर बेसिक शॉर्टकट, तो आपका क्या होगा कि परफॉर्मेंस डिले होगा एंड वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा आपके डिलीवरेबल्स में। तो वो तो बेसिक चीज चाहिए बिग फोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन सागर ने पूछा है, आर्टिकलशिप का तो आपने बता ही दिया कि मतलब आ सकते हो, कोई भी आ सकते हो इसमें आप, ठीक है ना। स्किल्स का या आपने बताया। एक ने पूछा है, काजल सिंह ने पूछा है, हाउ कैन आई स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड एज एन इंटरव्यूइंग कैंडिडेट एंड सैलरी नेगोशिएशन। तो हाउ मतलब हाउ टू स्टैंड, मतलब बेसिकली भीड़ से अलग कैसे हुए। भीड़ से अलग कैसे हुए फॉर हाँ, द इंटरव्यू बहुत सारे कैंडिडेट कैंडिडेट्स और में, फॉर द सैलरी। नहीं इंटरव्यू हाँ, में, तो भीड़ से एक तो सीवी मतलब शॉर्ट लिस्ट, एक जो ये आप तो यूएसपी रिज्यूमे होता है, बनाते ये हो। हर एक इंसान का तो अपना, वैसे तो अपना सबका अपना स्किल्स होता है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आप कैसे हम्म बोलते हो, कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, अब मैं जिसमें ये भी साथ में ऐड कीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या काम का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, या किसी का कम्युनिकेशन स्किल वीक भी है और काम का नॉलेज बहुत अच्छा है, तो हो जाएगा सिलेक्शन। और क्लियरिंग द इंटरव्यू, मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल स्किल, क्योंकि उसको पता नहीं है, आपको आधे घंटे में आपका पूरा टेक्निकल टेस्ट नहीं हो सकता है, राइट। तो इंटरव्यू नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स का होता है। तो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ना, जो भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं, दे नीड्स टू अंडरस्टैंड कि सीवी शॉर्ट लिस्टिंग से लेके इंटरव्यू तक। पहला बात तो आप जो भी रिज्यूमे अपने जिस भी जॉब के लिए आप भेज रहे हो, फर्स्ट गो थ्रू द, मैं स्टेप वाइज बताता हूँ, स्टेप वाइज होता है। स्टेप 1 होता है टू गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मांग रहा है कि जॉब डिस्क्रिप्शन में मान लीजिए आपको इंडेस ये आना चाहिए, इंडेस ये आना चाहिए, इस पे आपको काम है, अपने को ये करना है। अब जैसे, तो जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, आप देख लो कि आप उसके लिए सुटेबल हो कि नहीं। अपने रिज्यूमे को गो थ्रू करो अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन, वेदर जो आपका स्किल सेट है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो अपने रिज्यूमे को प्रॉपर, जो होता है ना, क्रिस्प अपडेट, मतलब ऐसे, मतलब जनरल रिज्यूमे नहीं चाहिए इफ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड कि या वी हैव डिड दिस असाइनमेंट, वी हैव दिस असाइनमेंट। जैसे मैं सिंपल बताता हूँ कैसे है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी की ऑडिट करी है, ठीक है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि आई हैव परफॉर्म इंटरनल ऑडिट और स्टैट ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट एंड लुक्ड इनटू पीपीएनई, लुक्ड इनटू लीजेस, लुक्ड इनटू दिस, कि कौन कौन सा एरिया आपने उस पे काम करा है। आप लिख दोगे कि हम इतने क्लाइंट का स्टैट ऑडिट किए, इतने ऑडिट का टैक्स ऑडिट किया, क्या किया। ऑडिट तो बहुत बड़ा एरिया है, सारा ऑडिट आप तो नहीं किए होगे, तो आपका एक्सपर्टीज किस में है, क्या आज आपको हम अगर, क्योंकि बिग फोर के पास बड़ा क्लाइंट रहता है, हो सकता है कि आपको पीपीएनई का पूरा एरिया असाइन कर दे एंड यू हैव टू डू कंप्लीट ऑल द पीपीएनई। तो उसको पता रहना दिखेगा आपके रिज्यूमे में कि पीपीएनई है, तो दे विल आस्क। तो जो भी आप रिज्यूमे में लिखते हो, एक तो लिखो अकॉर्डिंग टू जो स्किल सेट है, पहले उसको वेरीफाई करो जॉब डिस्क्रिप्शन से। वो अगर मैच करता है, देन एवरी इफ एंड बट नीड्स टू बी रेडी। जो भी आपके रिज्यूमे में है, जो भी आपने लिखा है, उसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे कम्युनिकेशन स्किल आपको क्राउड से स्टैंड आउट करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा रिज्यूमे से। तो टेक्निकल तो आप उतना भी प्रिपेयर कर लोगे तो निकलने का चांस रहता है। 90% इंटरव्यू में आउट ऑफ रिज्यूमे क्वेश्चन नहीं आता है, उसी से रिलेटेड आएगा, उसी से रिलेटेड केस स्टडी आ सकता है। तो आपको पता है एटलीस्ट टेक्निकल का ना सिलेबस आपको पता है कि कहाँ से आएगा। जो आप लिखे हो, जो जॉब डिस्क्रिप्शन का रिक्वायर्ड है वहां, तो वो प्रिपेयर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट कम्युनिकेशन स्किल, मान लीजिए आप फंबल कर रहे हो या फिर यू डोंट नो कि एग्जैक्ट में क्या पॉइंट है, आप कुछ भी बोल रहे हो बना के, और अगर नहीं आता है तो नहीं बोलो। तो कम्युनिकेशन स्किल इज मैंडेटरी नाउ डेज। जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल रहेगा आपका, यू विल क्वालिफाई द इंटरव्यू। इवन टेक्निकल नहीं है तो सामने वालों को पता है कि ठीक है, वो तो अपने सीखा जा सकता सीख है, वी जाएंगे, कैन काम रिसर्च। से काम करते करते सीख जाएंगे बट वो। कम्युनिकेट आना चाहिए फॉर एनी रोल।
इवन आपको और कुछ बिग फोर में, अगर आप बिग हम्म, फोर का अगर कोई ग्लोबल प्रैक्टिस और कुछ में आप ज्वाइन करोगे तो यू हैव टू पास द इंग्लिश टेस्ट आल्सो। अच्छा मुझे आप कुछ इसमें यूनिक कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं क्या इंटरव्यू में पूछता हो जो क्वालिफाइड सीएच के लिए जो कॉमन क्वेश्चंस हो? तो अगर मैं क्वालिफाइड सीए के फ्रेशर के लिए कि करूँ अब तो तो आप वो भी इंटरव्यू लेने स्टार्ट करेंगे, अब तो आप भी अभी अभी मैनेजर बन गए तो आप हाँ, भी रिक्रूट करेंगे, आप भी यस, खुद तो इंटरव्यू लेंगे आप? प्रोबेबली तो किसी भी मैनेजर या एबव लेवल को जो अपने टीम में लोग चाहिए होते हम्म, हैं, एक तो रहता है कि आप, जैसे मेरा डोमेन स्टैट ऑडिट है, ठीक है, हम्म, तो मेरे लिए तो वो बंदा ज्यादा रिलेवेंट रहेगा जिसका इंड एस, यूएस गैप एंड आईएफआरएस पे ज्यादा पकड़ेगा। तो टेक्निकल नॉलेज आपको सारा इंड एस का भले उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं हो, लेकिन जो बेसिक इंड एस है, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया, लीजेस हो गया, दिस काइंड ऑफ इंड एस 115 हो गया, इंड एस 116 हो गया, या थोड़ा टेक्निकल में जाओ तो इंड एस 103 हो गया। तो इस तरह का जो इंड एस रिलेटेड, कारो रिलेटेड हो गया डिस्क्लोजर, कारो रिलेटेड जो चेंज, नाफरा का अभी इतना चेंजेस आ रहा है, तो एक तो चेंजेस रिलेटेड अपडेटेड अगर मुझे कोई दिखेगा कि हाँ, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है कि जो भी अपने इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, रेगुलेशन, अभी इतना रेगुलेशन हार्ड हो गया, चेंज आ रहा है, दे आर गोइंग, लाइक अभी ट्रेंड चल रहा है ईएसजी ऑडिट का, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ का, कि कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर वो इस तरह की चीजों में अपडेट है हम्म, तो क्या होगा कि उससे पता चलेगा कि बंदा एक्टिव है, दे हैव द करंट सिनेरियो ऑफ नॉलेज। दूसरा, आप जो भी रिज्यूमे में जो भी इंडेस और जो भी आपने स्किल्स मेंशन करी है, यू हैव टू नो, मीन्स आपको सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी इसी प्रोसेस से गुजरा है, तो उसे पता है कि कितना आप सही लिखे हो, कितना आप गलत लिखे हो। तो डोंट लाई इन द रिज्यूमे, जो भी आप लिखे हो उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और तीसरा है कि बी कॉन्फिडेंट, सामने वाला भी नॉर्मली इंसान है इन इंटरव्यू, एंड यू कैन क्रैक द इंटरव्यू अगर आप सही, वो होता है ना प्रफुल्ल, कि जेडी आपको कुछ और मांग रहा है, आपके पास स्किल सेट कुछ और है, और आप हम्म, लिख बोल कुछ और रहे हो, तो वो जो होता है ना एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर, वो चाहिए होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपने इंटरव्यू देने गया फॉर टेक्निकल राउंड के लिए, वहां पे सिंपल आपसे पूछा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए पूछ लिया कि टेल मी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू एंड पॉइंट ऑन टाइम, पॉइंट ओवर द टाइम रेवेन्यू, या व्हाट इज द 5 स्टेप मॉडल ऑफ द रिकॉग्निशन, ऐसा पूछ लिया आपसे। अब आप उसमें कुछ भी आंसर दे रहे हो, तो आई नीड द क्रिप्स, अगर आपने काम किया होगा या पढ़ा होगा तो आपको वो एग्जैक्ट नॉलेज होगा, हाँ भाई स्टेप 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, 4 में ये है, 5 में पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू, इस क्लाइंट का रेवेन्यू अगर तुरंत हो रहा है, तुरंत हमें पता चल रहा है डिलीवरेबल, पॉइंट ओवर द टाइम अगर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। तो वो कॉन्सेप्चुअलिटी क्लियरिटी जितना रहेगा आपके पास, इंटरव्यू उतना ही आसान हो जाएगा। अच्छा मुझे ये सो बताइए कि दैट्स अटेम्प्ट मैटर करता है क्या? अटेम्प्ट मैटर करता है क्या पैनल का? अभी अटेम्प्ट मैटर करता है नौ डेज। आप बिग फोर के लिए पूछ रहे हो या इंडस्ट्री के लिए? नहीं, मैं बिग फोर के लिए पूछ रहा हूँ। मान लीजिए किसी का टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा, अच्छा परसेंटेज भी ऐसी है फाइनल में उसका, बट अटेम्प्ट 5 6 7 8 कुछ भी लग गया है मान लीजिए अटेम्प्ट, बट नॉलेज बहुत अच्छा है कैंडिडेट को, तो क्या शॉर्टलिस्टिंग होगा या नहीं अटेम्प्ट होगा? अगर मैं बोलूं कि नहीं मैटर करता है तो गलत होगा। हम्म, अटेम्प्ट इनिशियली मैटर करता है, लेकिन हाँ, अप टू 4 अटेम्प्ट्स मुझे कोई चैलेंज नहीं दिखता है, 4 5 अटेम्प्ट्स तक। अब किसी के 8 10 11 अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, हम्म, और वो जो गैप दिखता है ना, आपने इंटर कब क्वालिफाई करी है, आर्टिकलशिप हम्म, कब करी है, और फाइनल कब हुआ है, तो वो, हम्म, अगर आपका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, देखिए जहां पे भी बिग फोर या टॉप 10 फर्म है, वहां शॉर्ट लिस्टिंग नॉन सीए लोग करते हैं, एचआर शॉर्ट लिस्ट करते हैं, हम्म, तो उसको ना एक परफॉर्मा दे दिया जाता है। तो एचआर का माइंडसेट वैसा रहता है, जैसा परफॉर्मा आया इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से, अगर आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट हो गया तो इंटरव्यू में आपको जज नहीं करेगा कोई अटेम्प्ट। हम्म, अगर आप शॉर्टलिस्टिंग में ही देखोगे है। भी तो हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग में थोड़ा सा इशू आ सकता है, हम्म, बट अप टू 3 4 अटेम्प्ट आज के टाइम में कोई इशू नहीं आता है। वंस यू शॉर्ट लिस्टेड ना, और वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। अगर मान लो बिग फोर को अभी रिक्वायरमेंट है कि हमें 1,500 सीए चाहिए, हम्म, तो फिर उसको वहां पे मैटर नहीं करता, बिग फोर को है कि 10 ही रिक्वायरमेंट है, और वो भी फ्रेशर हायरिंग तक ही करता है। एक बार आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर आपका अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ना, शॉर्ट लिस्टिंग टाइम में एचआर पूछता है, वंस यू शॉर्ट लिस्टेड, इंटरव्यू में मैटर नहीं करता है, बस इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने में अटेम्प्ट थोड़ा सा मैटर करवाता है, तो वो इशूज है। ओके,
और आज के मंडी टाइम में तो बहुत सारे हम्म, ऑप्शंस हैं। आपको पीएसयूज के भी बहुत ऑप्शन है, आपको पता है, आप खुद पीएसयू में हो, वहां पे भी सीए के लिए बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। खैर मैं तो अब पीएसयू चला गया मिनिस्ट्री पे, तो मिनिस्ट्री का तो खैर अलग ही है, मेरा भी स्पेशलिटी लगा हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे। तो आप मिनिस्ट्री पे डील कर रहे हो, बट गए तो हो आप भी पीएसयू के थ्रू ही। बिल्कुल तो बिल्कुल वहां पे बिल्कुल, भी तो मैं आप तो वही देखते कहता हो हूँ लोगों कि को भी। हम, मतलब अगर मैं पीएसयू सारे में पीएसयू के हम्म, वैकेंसी को कंबाइंड कर लूं, जैसे हम्म, अभी भी हम्म, गेल का वैकेंसी आया हुआ है, हम्म, और भी तो मुझे लगता है कम से कम एवरी ईयर 100 के प्लस तो हायरिंग होता ही है सारा पीएसयूज मिला के, सीएज एंड सीएमए का। मोर देन दैट अभी रिसेंटली, अभी मैं मतलब ये भी अपना एक टॉपिक है बेसिकली डिस्कस करने के लिए, एक ने पूछा है कैंडिडेट ने, हम्म, प्राइवेट वर्सेस पीएसयू की जॉब्स के लिए, ठीक है ना, तो इस पे हाँ डिस्कस करते वो भी हैं। मैं बता दूं। आप यस। प्राइवेट का बताइए, मैं पीएसयू को बताता हूँ। हम्म, हाँ तो प्राइवेट में अब डिपेंड करता है, प्राइवेट में आप हम्म, मान लो आप कोई लाला कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पे मतलब अलग इंडियन तरह का कंपनी, ठीक है ग्रोथ है। नहीं, लाला कंपनी में वी मीन इंडियन कंपनी। इंडियन मतलब इंडियन ऑनरशिप बेस्ड कंपनी, जहाँ पे मतलब जो उतना बिग नहीं है, जहाँ पे एक पर्सन या उसका फैमिली ही डिसीजन और डे टू डे डिसीजन में इन्वॉल्व है। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे आप टाटा ज्वाइन कर रहे हो तो कोई इशूज नहीं है, तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में। बट इवन कलकत्ता मैं में कुछ कंपनी ऐसी भी है जो लिस्टेड कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है, बट एक्चुअल में फैमिली लोग ही डिस्कस करते हैं, वी विल नॉट हाँ, गेट इनटू द और नेम, मुझे पता है बट वो कौन बहुत सा बड़ी कंपनी कंपनी आप है। बोले हो, हाँ 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 तो हाँ हाँ पता है मुझे। तो हाँ। अभी क्या है मैं बताता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में मैं तो मेरा पूरा कैरियर बिग फोर और ये फर्म के अराउंड रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे लगता है अगर आपको काम अच्छे से आता है तो वर्क लाइफ बैलेंस का इनिशियली थोड़ा इशू रहता है, बट दैट कैन बी मैनेज। थोड़ा वर्क प्रेशर तो रहता है। इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रोथ आपको काफी अच्छा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एज ए मैनेजर लेवल आपका जो पैकेज इधर रहता है, जो सीटीसी आप अर्न करते हो, पीएसयूज आपको पता है कि उतना आपको डायरेक्टर लेवल पहुंचने में उस तरह का सीटीसी मिलेगा। हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस का इशू रहता है, एंड यू हैव टू बी एवरी ईयर्स यू हैव टू प्रूव। ये तो सब जानता है कि हर एक साल आपका परफॉर्मेंस रिव्यू तो हालांकि पीएसयू में भी होता है, लेकिन पीएसयू में क्या होता है कि आपका पीआईपी में जाने का चांसेस नहीं रहता है। पीएसयू बिग में फोर और बाकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान, अगर बिग फोर में आए या टॉप फॉर्म में आपने खराब परफॉर्म किया तो आपको पीआईपी पे डाल दिया जाएगा, और अगर आपने फिर भी अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं किया तो यू विल गेट द एग्जिट फ्रॉम देयर। तो वो चीजें का रिस्क तो है। जॉब सिक्योरिटी अगर इन टर्म्स आप बोले तो दैट्स, लोगों का प्रायोरिटी क्या है इस पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आपका प्रायोरिटी है कि ग्रोथ चाहिए, मनी चाहिए, अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, फायर अचीव करना है, आज के टाइम के लोगों का रहता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिफोर रिटायरमेंट, हमको 40s तक ही काम करना है एंड वी वांट टू अचीव द फायर एंड एवरीथिंग, और आप अपने स्किल सेट पे रेगुलरली काम कर सकते हो, देन गो फॉर द बिग फोर एंड अदर थिंग्स। क्योंकि आप सीए इतना खूबसूरत डिग्री है ना, इसीलिए तो मैं बता रहा था कि सीए इतना है कि आप बाद में भी पीएसयू आ सकते हो। वंस एक्सपीरियंस, आपको तो पता होगा एक्सपीरियंस लेवल पे भी हायरिंग होती है, तो आप कुछ साल यहाँ पे काम करो, बाद में नहीं मन किया तो आप उधर स्विच कर सकते हो। पीएसयू में है कि आप मतलब वो है ना कि जॉब सिक्योरिटी ऑप्टिमम लेवल है, आपका काम चल जाएगा, सब कुछ चल रहा है। लर्निंग डिपेंड करता है, आप सीखना चाहते हो तो वहां भी लर्निंग है, आप काम नहीं करना चाहते हो तो भी आपको जबरदस्ती कोई नहीं सिखाएगा। नहीं तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लर्निंग एंड ग्रोइंग मैंडेटरी है। हम्म, पीएसयू में क्या होता है कि लर्निंग आप पे डिपेंड है, जैसे आपने जब सीखना चाहो तो आपको अलग अलग रोल मिला, बट बिल्कुल। कोई है जो सेम ही रोल में सेम ही प्रोफाइल में पड़ा हुआ है जब से ज्वाइन हम्म, किया है, तो लर्निंग वहां आप पे डिपेंड करता है, और ग्रोइंग वहां पे आपका टेन्योर पूरा होगा तो वो ऑटोमेटिक अपलिफ्ट हो जाएगा। तो लर्निंग एंड ग्रोइंग इधर मैंडेटरी है, उधर आपके मन पे डिपेंड है। तो सबका अपना प्रायोरिटीज है कि क्या है या नहीं है। समर आप बाकी बताइए कोई भी मुझे कि खराब ऑप्शंस मेडिकल नहीं का है। क्या स्कोप आपके यहाँ, जैसे मेडिकल का रिम्बर्समेंट वगैरह क्या कवर्ड है आपका इसमें, हाँ तो मेडिकल मेडिकल बेनिफिट्स। हाँ, अगर बिग फोर वगैरह सब में आप जाओगे तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस अच्छे मिलते हैं। टॉप कंपनीज के मेडिकल इंश्योरेंस मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस मिलते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलते हैं। तो दैट्स, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सब आपका मतलब मैं थ्री ये टू कहना फोर चाह रहा टाइम्स हूँ ऑफ। कि आपके पेरेंट्स भी कवर्ड होते हैं उसमें इंश्योरेंस में, ये सिर्फ आप कवर होते हाँ, हैं। मैं जहाँ तक हूँ अप टू 7% कवर होते हैं उसमें, आपके पेरेंट्स भी कवर होते हैं, आपके स्पाउस, नाइस। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स इन लॉ भी कवर होते हैं। अच्छा, और आप ये बताइए कि तो अगर मान लीजिए कुछ डे टू डे मेडिसिन का खर्च होता है, सपोज कीजिए सर्दी खांसी बुखार हुआ या
व्हाटएवर इट इज, मतलब छोटा मोटा जो भी खर्च होता है, ये सब टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गया, सब कवर्ड है। तो मेडिकल टेस्ट, हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करती है ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ऑन ईयरली ऑन हाफ ईयरली बेसिस। बट आपका जो ओपीडी रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि आप जब भी इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो 90% केसेस में यू हैव टू एडमिट फॉर 24 आवर्स मिनिमम, तभी इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। मतलब बेसिकली तो आपका जो जनरल ओपीडी, खर्च होता है मेडिकल का, वो बेनिफिट नहीं मिलता वहाँ पे। हाँ मतलब रोज का सर्दी खांसी बुखार का तो नहीं है, उसका तो कुछ नहीं है। बट हाँ, अदर देन दैट एवरीथिंग इज कवर्ड आपका। और इवन एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी काफी अच्छा रहता है, मतलब मोर देन 50-60 लाख्स, डिपेंड्स ऑन योर 3 टाइम 4 टाइम्स ऑफ सीटीसी जो लाइफ इंश्योरेंस। और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो रेंज करता है 4 to 10 लाख्स। पेंशन तो खैर नहीं होता है। पेंशन में अभी क्या है ना, आपको एनपीएस आप ऑप्ट कर एनपीएस सकते है। हो। हाँ, नेशनल पेंशन स्कीम जो है आप ऑप्ट कर सकते हो, बहुत सारी बिग फोर एंड तो अदर अभी ऑर्गेनाइजेशन में ये मतलब ऑफर है। गवर्नमेंट के लिए भी, मतलब पीएसयू के लिए भी एनपीएस हो गया है, बिकॉज अब तो वो पेंशन हटा के दिया गया ना, हाँ पुराना वाला जो था पहले का, तो हट चुका है हाँ, तो पेंशन। वो तो अभी तो पेंशन वाला पॉइंट इरिलेवेंट है सबके लिए। एनपीएस आप ये कर सकते हो, और एनपीएस के लिए आप जो है आप खुद से भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप सैलरी से भी कटवा सकते हो डायरेक्ट। तो मैं बता रहा ऑप्शंस हूँ, हैं। पीएसयू पीएसयू के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। पीएसयू में बेसिकली हम्म क्या है कि देखिए, आप घुसने के लिए आप ग्रेजुएट लेवल पे भी घुस सकते हैं, इंटर क्वालिफाइड के लिए वैकेंसी निकलती है अलग से, क्वालिफाइड के लिए वैकेंसी निकलती है अलग से। ग्रेजुएट लेवल पे आप जाते हैं तो आपका एवरेज सीटीसी 7.5 लाख रुपए का होता है। अगर उस एंगल से हम्म अगर देखा जाए तो आपके बिग फोर के मतलब एमकॉम से ऊपर होता है इनिशियली, ठीक है। एंड हम्म ग्रोथ का अगर बात किया जाए तो हर 3 साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, लगभग सारे पीएससी में होता है, मतलब ये एक्चुअली गवर्नमेंट का रूल है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम का होता है, 3-3 साल में होता है। हाँ, सीटीसी का अगर ग्रोथ का बात किया जाए, जो बिग फोर में आपको ग्रोथ मिलेगा वो पीएसयू में कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला, चाहे कोई भी पीएसयू हो, एग्जैक्टली। ठीक है। सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। मतलब वो हम्म प्राइवेट का काम करेगा, तरीका पूरा अलग होता है, गवर्नमेंट का अलग होता है। हाँ, but अगर आप हायर सीटीसी की बात करते हो तो हाँ, यहाँ कुछ पीएसयूज हैं जो कि बहुत अच्छा पेमेंट करती है। सपोज कीजिए पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ओआईएल हो गया। जैसे ओआईएल में भी मैंने रिसेंटली बंदे से बात किया था, उनके यहाँ 3 पेंशन है। एक तो एनपीएस का हो गया, तो वो तो एम्प्लॉयर देता है। एक कुछ ईएसजी बता रहे थे उन लोग बेसिकली, एक वो है, और एक कोई पेंशन बता रहे थे वो लोग। 3 तरह का पेंशन है उसका उनका, ठीक है। पीआरपी बहुत मिलता है, जैसे गेल हो गया, गेल में मेरे एक फ्रेंड काम करते हैं, उनको सैलरी तो है ही, नो डाउट अच्छा सैलरी है। उसके अलावा साथ में क्या है कि मतलब गिफ्ट्स, बेसिकली क्या है ना, गवर्नमेंट में एक रूल होता है कि आप 35% से अधिक बेसिक का नहीं दे सकते एज ए पक्ष, तो उनका रूल है, मतलब इसे वो ब्लॉक रहता है। तो बट अब जैसे मान लो ऑयल एंड गैस कंपनी है, उसके पास पैसा बहुत है, तो वो कैसे अपने एम्प्लॉइज को दे, तो वो उसको क्या करती है ना, घुमा करके बेनिफिट के तौर पे देती है। जैसे मान लो कभी कुछ घड़ी दे दिया 30,000 रुपए का, जैसे रिसेंटली में एक दोस्त जेल में है, उनको 30,000 का वॉच दिया गया है, जूता देता है, कभी कोई ब्रीफकेस देता है, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। तो ये पीएसयू टू पीएसयू डिपेंड करता है। जहां तक बात रहा ग्रोथ का, तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है, 3-3 साल में आपका प्रमोशन होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर आप और हम्म आप मान के चलिए लगभग सबका प्रमोशन हो जाता है, आप चाहे बहुत अच्छा काम ना भी करते हो तो भी प्रमोशन आपका हो जाता है कई बार। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा सबका हो जाता, नो ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपको रोका जाता है 1 बार या मैक्सिमम 2 बार के लिए, बट आपका फिर देखा जाता है कि आप फिर आप काम करने ही लगते हो, फिर को प्रमोट भी कर दिया जाता है, ठीक है। और इंटर क्वालिफाइड में अगर आप जाते हो, मान लीजिए एज ए फ्रेशर अगर जाते हो इंटर क्वालिफाइड में, तो आपका पैकेज स्टार्ट होता है 9 लाख से लेकर के 13.5 लाख तक का, फ्रेशर को लेता है जो बेसिकली पीएसयू, ठीक है। एंड वही अगर आपका एक्सपीरियंस होता जाता है फिर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मतलब अलग अलग पीएसयू का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आईओसीएल हो गया, आईओसीएल 13.5 लाख में ही हायर करता है स्टार्टिंग। अगर आप वही अगर फ्रेशर क्वालिफाइड सीए की बात करेंगे तो बिग फोर में जैसे 9 लाख पे आप जैसे बता रहे हैं करता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये उतना में हम्म करेगा आईओसीएल, बीपीसीएल हो गया, ठीक है ना, कोल इंडिया हो गया, ठीक है। तो क्या है कि ये पीएसयू टू पीएसयू डिपेंड करता है सीटीसी का। एंड जो सीटीसी का जो स्केल मतलब बात होता है अगर, तो पीएसयू में क्या डिफरेंस होता है, प्राइवेट में क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट में आपको जो सीटीसी लिखा रहता है वो आपका एक मैक्स सीटीसी होता है, मतलब इसके ऊपर आपको कंपनी नहीं दे रही है। एंड जो पीएसयू का जो सीटीसी का बात होता है उसमें लिखा रहता है वैसे कि मिनिमम सीटीसी, मतलब एट द मिनिमम द स्केल यू विल बी गेटिंग दिस, मतलब स्टार्ट करोगे आपको इतना तो या मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। फिर पीएफ वगैरह तो आपके में भी होता है, पीएफ तो सरकारी में भी होता है, ठीक है ना। तो एनपीएस तो दोनों में आप कर सकते हो, वहाँ पे यहाँ ऐसे ही होता है। फिर मेडिकल का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे, तो बेसिकली मेडिकल हमारे यहाँ होता है अनलिमिटेड होता है जनरली, कि मतलब आपके जो डिपेंडेंट्स जो भी होंगे फैमिली मेंबर्स, इसमें तो खैर से कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपके जो भी फैमिली मेंबर रहेंगे अनलिमिटेड, इवन आपका सर्दी खांसी बुखार का भी दवाई खरीदते हैं अगर आपको, तो आपको उसका पैसा भी मिल जाता है इसमें। तो अगर आप इसको भी जोड़ोगे तो ओके। ये, हाँ, तो ये मतलब फिर और ऊपर चला तो जाता ये है तो सीटीसी फिर इसमें।
और एक हाँ चीज ऐड करना चाहेंगे प्रफुल्ल अपने लोग, हाँ हाँ मुझे हाँ लगता है हाँ कि पीएसयू उनके लिए भी सही है जो काम के अलावा और भी कुछ, क्योंकि आपको बिल्कुल और भी बिल्कुल। कुछ बट आप उसको परस्यू डिस्कस करना नहीं कर चाहते पाए, हैं, आप उनके उसको पास टाइम बट है। आप उसको भूल नहीं सकते हैं आप नहीं में। नहीं, हाँ अपने ठीक है। बोल नहीं सकते, मतलब दे विल गेट, आप मतलब इन सिर्फ काम टर्म्स करना, हाँ हाँ। आप आप वर्क लाइफ गवर्नमेंट जॉब बैलेंस के कर लिए रहे मैं हो। बोल रहा हूँ कि वर्क। हाँ वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ हाँ। ये वर्ड यूज कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस हम्म, चाहिए तो पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स आर द बेस्ट, एकदम मेंटेन रहेगा। आपको अपने लिए प्रॉपर एग्जैक्टली। टाइम मिलेगा, आप उस टाइम में आप जो करना चाहो करो, बट हाँ आप कोई बिजनेस या कोई काम नहीं कर सकते आप कभी भी। ठीक है। वो प्राइवेट में भी आई थिंक आप भी नहीं कर सकते, अमन आई थिंक आप भी साइड से काम तो नहीं कर सकते आप हाँ, कुछ भी, हाँ। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं यहाँ तो। यहाँ ठीक तो है, हाँ। टाइम भी नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि टाइमिंग नहीं अपना कुछ है। पैशन फॉलो हाँ कर सकते हैं। अब जैसे हाँ मान लो पैशन, किसी को हाँ पेंटिंग करना पसंद है, किसी को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुकिंग पसंद कुछ है। भी पसंद है, ड्राइविंग हाँ पसंद है, ट्रैवल तो ब्लॉगिंग लेकिन पसंद है, हाँ। हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस में मतलब मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे आपको टाइम खुद के लिए निकालना पड़ेगा, हम्म, बट हम्म, वहां क्या है कि थोड़ा वर्क लाइफ तो हर जगह का अपना हम्म। पर्क्स एंड बेनिफिट है, लोगों का और प्रायोरिटी क्या है, हाँ, और मैं आपको उसके हिसाब से जाएगा। एक बात बताऊँ आपको पीएसयू का, और जो मुझे मतलब पर्सनली सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है, जो आपने भी हम्म डिस्कस किया जॉब सिक्योरिटी का, जैसे कि जैसे कोरोना आया जब, तो बहुत लोगों को निकाला हम्म गया प्राइवेट सेक्टर में, पीएसयू में नहीं हम्म निकाला गया। इवन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, उनको ही फुल पेमेंट किया गया है इसमें। फिर मैं अगर आपको मतलब मेरे सामने का अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैं पुराने जहाँ पे काम करता था ऑफिस में, वहाँ पे एक हमारे सर थे, वो मैनेजर थे, वो उनका बेसिकली ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, एंड वो 2 साल तक ऑफिस नहीं आ पाए थे। मतलब हालत नहीं था उनका काम करने का, वो बेड रेस्ट पे थे। तो उनका फिर भी उनकी नौकरी नहीं गई। वो 2 साल के बाद आज के डेट में वो साइन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं वो, बट ठीक है, बट अभी भी उनकी जॉब है, बरकरार है, एंड वो जितना कर पाते हैं एडवाइजरी देते हैं बेसिकली अपना वो। ठीक है, बिकॉज जब तो लिखना पढ़ना काम ज़्यादा नहीं कर पाते, बिकॉज उनका हाथ उतना सपोर्ट नहीं करता ब्रेन से, बट उनका जॉब नहीं गया। तो ये सब कुछ कुछ हाँ, चीज़ें हैं कि ये जो, सबसे बड़ा हाँ बेनिफिट है कि हाँ, आपको मेडिकली तो फिट रहना पड़ेगा इस सेक्टर और में काम करने के लिए। हाँ अगर आप, हाँ तो ये सब तो और अनपैरेलल बेनिफिट है, उसका तो अपने हाँ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, जैसे यहाँ तो आप आजकल, जैसे परफॉर्म करोगे उस हिसाब से पे है। हाँ और जैसे इट्स आजकल आप सिंपल है। शहर में रहते हो, तो 10 तरह का प्रॉब्लम भी होता है, बीमारी भी हो सकता है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली, वो दैट्स यहाँ आई पे है एग्री। कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपकी नौकरी है, निकाला नहीं जाएगा आपको एटलीस्ट। तो वो हाँ तो ग्रोथ का प्रफुल्ल अगर, सब हाँ जानते हाँ हैं, गवर्नमेंट हाँ गवर्नमेंट जॉब हाँ, में तो दैट्स ये द पर्क, ऑब्वियसली तो इसीलिए तो आप देखो, है। अगर आप इसको अगर वैसे देखो, अगर इसको आप घुमा करके, अगर आप जैसे आपके प्राइवेट में क्या होता है कि सैलरी अधिक मिलता है, यहाँ सैलरी उतना नहीं मिलेगा आपको जैसा आपको प्राइवेट में सीनियर लेवल में मिलता है। देखो पीएसयू हम्म प्राइवेट का क्या है ना, कि स्टार्टिंग में अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए, यू ज्वाइन पीएसयू, वहाँ पे क्या है, आपको हायर सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगा। प्राइवेट में हो सकता है थोड़ा कम मिले आपको, लेकिन जो ग्राफ होता है ना, मतलब ऐसे जाता है प्राइवेट का, पीएसयू ग्राफ ऐसे आता हम्म है। ठीक है, अगर हाँ, प्राइवेट और मैं होगा तो एक 60 चीज, डिग्री घूमेगा, पीएसयू होगा तो 45 डिग्री में मूव करेगा ग्रोथ। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि सीए के लिए इन कंपैरिजन टू अदर ग्रेजुएट डिग्री, सीए हम्म एंड हम्म सीएमएस वगैरह के लिए हम्म गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन बहुत बेटर है। आप देखो जो अदर हम्म चीज है, जो यूपीएससी वगैरह और ये सब, तो आप ऐसे भी दे सकते हो, सीए का हम्म इक्विवेलेंट टू पीजी है। तो आप हर एक दे सकते हो, यूजीसी दे सकते हो, आप सब कुछ दे सकते हो। अगर किसी को टीचिंग का शौक है तो यूजीसी एंड पीएचडी दे सकता है। तो हम्म। अपार्ट फ्रॉम जो ये पीएसयू स्पेसिफिक वैकेंसी है, उसमें सीए लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ तो इवन जैसे अगर कोई, पीएफसी हो गया आपका, आईआरडीए ये हो गया, ये सब में तो पैकेज 20 लाख हाँ 25 लाख मतलब स्टार्टिंग देता है। इवन आपका एग्जैक्टली पीएफसी है जो कि तो सीए स्टार्टिंग का, पैकेज देता है 22 लाख का देता है, सीटीसी फ्रेशर सीए को 22 लाख का पैकेज देता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो अब सीए के लिए ये सब हम्म, ऑप्शन तो है, तो ये डिपेंड करता है कि, और हम्म। अगर गलती से आप सीए हो साथ में रिजर्व कैटेगरी में हो, तो फिर तो सोने पे फिर तो सुहागा है। हाँ बट एससी एसटी में सिर्फ, नॉट जनरल एंड ओबीसी, बिकॉज जनरल एंड ओबीसी का मार्क्स लगभग सेम ही हाँ, आता है। मतलब एससी एसटी, एंड कई बार क्योंकि ऐसा भी सीए होता में है कि अभी भी ओबीसी का मार्क्स ज्यादा चला जाता है जनरल से भी। हाँ, कभी अभी सीए में अभी भी एससी एसटी कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, तो उस लेवल पे बहुत सारा वैकेंसी में देखता हूँ बैकलॉग में आता है। नहीं, दिल्ली दिल्ली में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, दिल्ली में आपको सारा फूड मिलेगा लगभग, दिल्ली में ओके, है फूड पूरा। तो चलो, अच्छा, तो ये तो ओवरऑल हो गया। हाँ और अगर हाँ, तो आपके बेसिकली किसी है भी कि हर, हाँ बेसिकली है कि सबका अपना अपना एस्पेक्ट है काम करने का, कहीं कुछ प्लस है तो कहीं कुछ प्लस है। वो हर कुछ तो कभी भी एक जगह नहीं मिल सकता। ठीक है, तो एग्जैक्टली, वो अपना चॉइस सेलेक्ट करना, हाँ उसके हिसाब से वो काम करना है। अच्छा अमन जी, करेक्ट, मैं ऐसे तो पूछ रहा हूँ अभी आपसे कि अगर कभी किसी को कुछ ट्रेनिंग देने का बात हुआ, या कुछ कभी हुआ कि आप डिस्कस करना होगा कि कैसे किसी को इंडिविजुअल ट्रेनिंग देना, कैन वी स्टार्ट सम हम्म सेशंस फॉर दैट, कि जहाँ पे लोग आ सके और
जॉइंटली ट्रेनिंग दे सके हम लोगों को कि भाई कैसे इम्प्रूव करना है इंटरव्यू के लिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए या हाँ, कुछ अपने एक्स्ट्रा। वो सेशन रख सकते हैं। सो विल ट्राई कि अपने वीकेंड पे सेशन ले, और वीकेंड पे ऐसे बच्चों से कनेक्ट करें जिनको अपने हेल्प की जरूरत है, जिनको थोड़ा ग्रूमिंग का जरूरत है, चाहे इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू हो, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग हो, या जो भी है। सो वी कैन हेल्प एज एन कम्युनिटी टू द जो CA CMA जो अपने ये कॉमर्स एंड फाइनेंस कम्युनिटी रिलेटेड चीज है। तो वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन शेयर मोर डिटेल ऑन दैट। इस पे अपने बाद में और डिटेल अच्छे से शेयर करेंगे। और कोई अगर मेरे तक रीच आउट कर सकता है तो वो लिंक्डइन के थ्रू भी रीच आउट कर सकता है मुझे, और अदर उनका लिंक्डइन आईडी है ईमेल के सीए थ्रू भी कर सीए सकेंगे। अमन झा, आप सर्च करेंगे सीए अमन झा आपको हाँ मिल जी, जाएगा। या चेहरा तो पहचान ही गए होंगे, ठीक है, हम्म। तो आप सर्च कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। और अपने कनेक्ट करते रहेंगे प्रफुल्ल, आप के पास और भी क्वेश्चन आएंगे और जो भी, सो इस तरह का बिल्कुल। सेशन ताकि हेल्प करें। थैंक यू अमन जी, आपने मतलब अपना वैल्यूएबल टाइम दिया बाकी बच्चों के लिए सीखने के लिए, काफी अच्छा रहा। एंड थैंक यू वेरी थैंक मच। यू